नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब। स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिरलान में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज जो हमारी वर्कशीट आई है वो वर्कशीट कक्षा 10वीं की है। सामाजिक विज्ञान विषय पर ये वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 97 है और डेट 4/3/2022। वर्कशीट का जो टॉपिक है बेटा वो भारत में राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसी लगे, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं उसको, और दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी वीडियो से फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत में राष्ट्रवाद है। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए हैं। आज इस वर्कशीट में हम इन प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहले प्रश्न में बोला गया है, असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के क्या कारण थे। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इसमें हमें असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो उत्तर है आपके सामने ये है प्रश्न 1 का उत्तर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपके सामने उत्तर 1 है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने एक यहाँ पर एक लाइन को अंडरलाइन किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, और ये अब बच्चों को याद रखनी है, और इसको आपको पेपर में भी क्वेश्चन अगर आता है असहयोग आंदोलन से तो आपको उसमें ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये असहयोग आंदोलन की डेट है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की है आप भी उसको अंडरलाइन कीजिएगा और उसको याद कीजिएगा, और एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना है जिससे कि आपको एक्स्ट्रा नंबर से बेनिफिट हो सके। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में तुमसे बोला गया है कि खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के प्रमुख कारण कौन से थे और भारतीय आंदोलन में उसका क्या योगदान था। ठीक है, तो चलिए खिलाफत आंदोलन के आंसर को देखते हैं हम। ये देखिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं उत्तर नंबर 2 का, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर 2। ठीक है, तो ये आपके सामने है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, समाज के सभी वर्ग स्वराज की अमूर्त अवधारणा से समान रूप से प्रभावित नहीं थे। 1930 के दशक में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हमसे पूछा गया है, तो इसके आंसर को देखते हैं बेटा। ये देखिए, उत्तर नंबर 3 आपके सामने है स्क्रीन पे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोला गया है, 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को महात्मा गांधी द्वारा लिखे पत्र में कौन सी दो मांगे की गई थी। नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण मांग क्यों थी। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। ये देखिए, इसका उत्तर आपकी स्क्रीन पे है, प्रश्न 4 का उत्तर 4। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है, बगानों में काम करने वाले लोगों की महात्मा गांधी के विचार एवं स्वराज को लेकर अपनी एक अवधारणा थी, कथन का समर्थन कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है, ये देखिए आपके स्क्रीन पे उत्तर नंबर 5 आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है जैसे कि महात्मा गांधी के विचार और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। ठीक है, आसाम के बागान मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारी से जब चाहे जा सकते थे जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। इसके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क
रख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक लाइन दी हुई है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये जो एक्ट है ये अंग्रेज़ों के समय का है, 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। और इसके तहत मजदूरों को बिना इजाज़त के बगानों से बाहर जाने की कोई परमिशन नहीं होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, इस एक्ट को आप याद रखिएगा, 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए क्या क्या कदम उठाए उसके बारे में हमें बात करनी है। तो इसके उत्तर को देखते हैं। तो इसका उत्तर आपके सामने है, उत्तर नंबर 6, जिसमें क्या बोला गया है, महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। ठीक है, उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्होंने मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और पुलों पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए उन्होंने कुछ शौचालय भी साफ जो है महात्मा गांधी करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अशुभ्रता के पाप को छोड़े। ठीक है, और इस आंसर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बेटा, वो ये है, देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, साल 1932 में जो है महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ नामक एक संगठन की स्थापना की थी और उन्होंने 1932 में ही एक हरिजन पत्रिका का भी संपादन किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें ये भी लिखना है कि साल 1932 में महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ जो है एक संगठन बनाया था और हरिजन पत्रिका को भी महात्मा गांधी ने संपादित किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 में पूछा गया है। 7 क्वेश्चन में कहता है कि सविनय आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है आपकी स्क्रीन पे। ये सारा जो है ये प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है, और जो चीज़ें मैंने इसमें अंडरलाइन की गई है वो आपको याद रखनी है बेटा, और एग्ज़ाम में उनको ज़रूर लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है भारत के विभिन्न दलों में महिलाओं की भूमिका का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। जो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका थी हमें उसका वर्णन करना है। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर आपके सामने है स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत सारी औरतें अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपने घर से निकलकर सार्वजनिक क्षेत्र में आई, और कुछ औरतों ने बच्चों को गोद में लिए राष्ट्रवादी नेताओं के साथ जुलूसों में भी जो है वो शामिल हुई। महिलाओं ने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन और सविनय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज में अपनी उपस्थिति को दर्ज किया। राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाओं ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। ठीक है, तो ये आपका है उत्तर नंबर 8। ठीक है मेरे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है पूना पैक्ट पर संक्षिप्त एक टिप्पणी कीजिए। पूना पैक्ट पर टिप्पणी करनी है। ठीक है, देखते हैं इसके उत्तर को। प्रश्न 9 का उत्तर जो है आपके सामने है, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ उत्तर नंबर 9 है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि 1930 में अंबेडकर साहब ने जो है दलितों के लिए एक दलित वर्ग एसोसिएशन की जो है स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है इसको। ठीक है, तो ये है आपके सामने प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। ठीक है, और साल 1932 सितंबर के महीने में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर साहब के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे पूना समझौता बोला गया है। ठीक है, पूना समझौता किसके बीच में हुआ था, बी आर अम्बेडकर साहब और महात्मा गांधी के बीच में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है भारत में लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं हम। तो आपके सामने उत्तर नंबर 10 है। ठीक है, प्रश्न नंबर
10 का उत्तर नंबर 10 आप देख रहे हैं कि साइमन कमीशन कब 1928 में जब भारत आया था तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टी ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनेंस स्टेटस का गोलमोल एक ऐलान किया। साइमन कमीशन का भारत में विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इस कमीशन के जितने भी सदस्य थे वे सब विदेशी थे। ठीक है, वो सब कौन थे? वो सब अंग्रेज थे। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, जिसके फलस्वरूप साइमन कमीशन का भारत आगमन पर विरोध किया गया। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसी के साथ हमारे 10 प्रश्न जो हैं उस समाप्त होते हैं। उनके उत्तर को हम लोगों ने डिस्कस किया और आप लोगों ने उनको जो है देख भी लिया है, उनका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, उनको नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब इसका एक आगे देखते हैं। इसमें एक पैराग्राफ दिया है, एक अनुच्छेद दिया है, जिसको पढ़कर हमें इसके उत्तर देने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ये आपके सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इस पैराग्राफ में को पढ़ना है और इसके उत्तर को हमें देखना है। ठीक है, इसके प्रश्नों को देखकर इनके उत्तर को लिखना है। ठीक है, तो जैसे पहला प्रश्न जो है, तो पहले प्रश्न में जैसे बोला गया है, सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, उत्तर नंबर ये है हमारा 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, आत्मा का मूल क्या है? ठीक है, तो इसका जो उत्तर है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यह है हमारा उत्तर नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, युद्ध की देवता की उपासना कौन करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये अंग्रेज। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ उत्तर में आ जाएगा अंग्रेज। अंग्रेज युद्ध की देवता की उपासना करते हैं। ठीक है, और प्रश्न नंबर 4, उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखना है। तो ठीक है, तो ये गद्यांश का जो सार है वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। इस गद्यांश को पढ़कर कम से कम 2-3 लाइनों में इसका एक निचोड़ आपको लिखना है। ठीक है, तो आप लोग ये कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि सार बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो ये सार आप लोगों को खुद लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी बेटा बताइए, अपने कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर कोई सवाल है आप बच्चों का तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा। मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा रिवॉर्ड आप उसको चैनल को दे सकते हैं, और वीडियो को दूसरे बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उन बच्चों को भी बेनिफिट हो। मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो में। थैंक यू।